अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। तोशाखाना केस के हवाले से 13 मार्च को सेशन कोर्ट में अब जो है इमरान खान साहब को पेश होना है। 13 मार्च तक उनकी मुमकिन गिरफ्तारी रुक गई है। 13 मार्च के बाद क्या होता है ये तो देखेंगे, लेकिन आज अदालती समात या अदालत में जो समात हुई उसका अहवाल आपके सामने पहले रख दें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में मैंने कहा कि 13 मार्च तक सदत में उनको पेश होने का हुक्म दिया। ये भी हुआ, आज हमने देखा कि वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी इमरान खान साहब की पहले दरख्वास्त होती है, उस पर फैसला महफूज हुआ, बाद में फैसला सुनाया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने 3 बजे फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तोशाखाना केस में वारंट गिरफ्तारी के मामले पर वारंट मनसूख करने की इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि इमरान खान पर कचहरी में पेशी के दौरान हमला हो सकता है। ये उनके वकील कैसर इमाम साहब ने मौक़िफ़ अपनाया। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि इमरान खान पुलिस को गिरफ्तारी दे दें, पुलिस सिक्योरिटी में अदालत ले आएगी, इनको बख्तरबंद गाड़ी में लाया जा सकता है। ये भी मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब की तरफ से कहा गया। वकील कैसर इमाम ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने 2 बार इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की है। इनके कचहरी में पेश ना होने पर नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए गए और चीफ जस्टिस अदालत आलिया इस्लामाबाद आमिर फारूक ने नमाज दी है कि वो वारंट तो गिरफ्तारी के नहीं थे, तो वो वारंट तो मुल्जिम की अदालत में पेश करने के लिए थे कि वो अदालत में पेश हो। इमरान खान अदालत के सामने पेश हो जाते, ये नमाज दी मोअज़्ज़िज़ जज ने। आप बता दें कि अदालत मुल्जिम को किस तरह से बुलाए। कानून में तो मुल्जिम की हाजिरी यकीनी बनाना का एक यही तरीका है, कानून को अपना रास्ता खुद बनाने देना चाहिए। वकील कैसर इमाम ने कहा कि हमारी इस्तदा है कि इमरान खान के वारंट मनसूख कर दिए जाएँ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वारंट मनसूख होने से क्या होगा, अदालत तो आप को केस का ट्रायल चलाने के लिए बुला रही है, कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं करूंगा जो आम प्रैक्टिस से बाहर हो। इमरान खान के वकील कैसर इमाम ने कहा कि इमरान खान को संगीन सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि मेरिट पर आपको इस दरख्वास्त में कुछ नहीं मिलना, मुझे तारीख बता दें कि इमरान खान किस तारीख को पेश होंगे। हमें रोजाना सिक्योरिटी थ्रेट्स के लेटर्स आ रहे हैं, तो क्या हम भी काम बंद कर दें। अदालत आलिया इस्लामाबाद के जज ने मजीद कहा कि मुझे आईजी ने आकर कहा कि तमाम जजेस को सिक्योरिटी थ्रेट्स है, मैं पब्लिक को रिस्क में डालकर खुद सिक्योरिटी कैसे ले लूँ, आप थ्रेट्स खुद भी अपने लिए बनाते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद कहा कि जब आप 2000 लोगों के साथ आएंगे तो बात खराबी की तरफ ही जाएगी। तो ये हुआ आज समात का अहवाल। हुकूमत की तरफ से क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है ये भी आपके सामने रखते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक मौक़िफ़ दिया और हुकूमत की स्ट्रैटेजी डिफ़ाइन की कि किस तरह हुकूमत इनकी गिरफ्तारी, मुमकिन गिरफ्तारी को अप्रोच कर रही है। क्या कहा गया, लेट्स हियर दिस ख्वाजा आसिफ साहब। उसके बाद आप तोशाखाना देख लें, उसके बाद आप फॉरेन फंडिंग देख लें। अब सारे के सारे उसको नज़र आ रहा है हुकूमत तहम्मुल से काम ले रही है, हमें कोई जल्दी नहीं है। ये जितना ज़्यादा भाग रहा है कि एक तरफ अंदर बैठा हुआ है, दूसरी तरफ शिबली फराज साहब मोहतरम जो हैं वो लिख के दे रहे हैं कि ये वो घर पे नहीं है, और 5 मिनट बाद 10 मिनट के बाद वो उसी घर से टेलीविजन पे जो है आके तकरीर शुरू कर देते हैं। यानी इनको इन सारी चीज़ों में कोई शर्म या भी नहीं आती कि मैंने क्या स्टैंड लिया, और ये अपने जो सपोर्टर्स हैं उनके आगे बेनकाब हो रहा है। उनका क्या मॉरल लेवल है या क्या उनकी वैल्यूज़ है, मैं उसमें कोई तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन जो आम आदमी इनका सपोर्टर है उसको पता लग रहा है कि ये बुज़दिल आदमी है, डरपोक आदमी है, गिरफ्तारी से डरता है। तो 2 बातें की ख्वाजा साहब ने। एक तो ये कि हुकूमत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, यानी कि जो भी अदालती प्रोसीजर है हुकूमत चाह रही है कि उसी के तहत अगर मफरूर करार दिया जाता है, गिरफ्तारी अमल में आती है तो उसी तरीके से हो, ना कि हुकूमत इसमें कुछ इनिशिएटिव करे। और दूसरी बात कि उनके वोटर्स के सामने वो बेनकाब हो जाएं कि वो एक डरपोक लीडर है, ना कि बहादुर लीडर है, जिस तरह वो अपना एक तासुर बनाते हैं। अतातार साहब ने मजीद क्या कहा है, तोशाखाना केस के बारे में भी स्पेसिफिकली लॉन्ड्रिंग से इसको जोड़ा है, जरा ये भी आपको सुनाते हैं। नहीं हुए, वो एक शदीद डर और खौफ में मुब्तला है इन केसेस को लेकर, और जब इंसान अपने आप को ये तसल्ली देना शुरू कर दे कि ये मामूली केस है, तो फिर समझ लीजिए कि उसके अंदर इस केस का डर और खौफ बैठ चुका है। इतवार वाले दिन उन्होंने जो कहा कि मामूली तोशाखाना का केस है, ये मामूली नहीं है। मैं आपकी इतला के लिए अर्ज है, और नवीद साहब मैं आपको बताऊं, ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक नया तरीका है कि जब आप 1 अरब की घड़ी पहन के जहाज पे चढ़ते हैं तो आपसे कोई नहीं पूछता कि इस घड़ी की क्या मालियत है। जब आप 50 करोड़ के ब्रेसलेट पहन के जहाज पे चढ़ते हैं, कोई इमिग्रेशन, कोई कस्टम्स, कोई कानून आपको पाबंद नहीं करता कि आपने जो चीज पहनी हुई है
उसकी कीमत आप डिक्लेयर करें। इमरान न्याजी ने टेक्निकल मनी लॉन्ड्रिंग की और वो इस तरह की कि फराह गोगी जब वो ये तोशा खाना के तहफ़ पहन के जाती थी, इनको इस तरह बेचा गया। हमने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है तोशा खाना केस के हवाले से। मज़ीद बात भी करते हैं। राना अबरार साहब मौजूद हैं जो तोशा खाना में पिटिशनर हैं, जो सहाफ़ी इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, और सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज़निगार नज़ीर लगारी साहब प्रोग्राम में साथ कराची स्टूडियो मौजूद। नज़ीर लगारी साहब, ये बताएं कि क्या ये जो हुकूमत की स्ट्रैटेजी है, पहले इस पर बात कर लेते हैं कि तहम्मुल का मुजाहरा है, ये दुरुस्त स्ट्रैटेजी है कि वो चाहते हैं कि खुद कोई जुडिशल प्रोसेस से गिरफ्तार हो जाएं, हम इनिशिएट कुछ ना करें, और दूसरी बात वो कहते हैं कि ये बेनकाब हो रहे हैं अपने वोटर्स के सामने। आपको लगता है ये वाकई में बेनकाब हो रहे हैं या ये तासुर जा रहा है कि ये बहादुर नहीं है, ये वाकई में हुकूमत सही सोच रही है इनके बारे में? मेरे ख्याल में बेनकाब हो चुके हैं पहले दिन से। अच्छा, ये जो एक ग्रोह साथ चलता है ना, ये हायर्ड ग्रोह है जो किराए पर लिया गया है, इनके साथ चलता है। 600, 800, 10, 1000 आदमी इनके पास होंगे, हायर्ड आदमी होंगे, और इसी तरह के लोग जो हैं वो उनकी वो जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स बना रहे हैं, सारा कुछ है। एक आदमी के पास अगर 5-5 हज़ार अकाउंट होंगे तो वो क्यों नहीं बनाएगा, बना लेंगे। इस तरह का काम है, और ये पॉपुलरिटी भी यही है कि जो लोग चल रहे होते हैं साथ, ये आगे जो लोग जा रहे हैं, पीछे दाएँ बाएँ इधर उधर लोग हैं सारे कुछ, अब ये बेनकाब होते जा रहे हैं अपने हर अमल से। और कहा कि हम क्यों डिक्टेशन लें, और जो है हम आपके ग़ुलाम हैं, आप कहेंगे कि जी ऐसा कर लो तो हम ऐसा कर लेंगे। नहीं सॉरी, हम ऐसा नहीं करेंगे। आप तो हमारे भाई बाप हैं, आप तो सब कुछ हैं। अमेरिका के अलावा तो दुनिया में आए और हमारी तो आंखों की ठंडक अमेरिका से होती है। यही वो जो पहले पूरा बयान बना रहे थे, इम्पोर्टेड हुकूमत वहाँ से आई, आप वहाँ से ही उनको कह रहे नहीं जी आपकी तरफ से नहीं आए, आप खामखा अपने दिल पर न लें, हम आपके खादिम हैं, आपके नौकर हैं, बिल्कुल आपके जो आप हुक्म करेंगे वो करने को तैयार हैं। फिर कहा कि जनाब मिलिट्री के पीछे पड़े, और उसके बाद बाजवा साहब के पीछे पड़े, फिर बाजवा साहब के पीछे मिनटें करते रहे, आप हयात बन जाए आदमी जी, हम आपके से आते हैं। फिर हमारा वो जो है देखा कि जनाब इस तरह से नहीं होता, तो फिर दोबारा बाजवा साहब के पीछे पड़ गए। बाजवा साहब के पीछे पड़ने का हक तो पाकिस्तान के अवाम का है कि वह पूछें कि आपने इस नाअहल नाकारा इसको कैसे आपने मुल्क के ऊपर मुसलत करने के लिए इतनी बड़ी धांधली भी करवाई, मुल्क को एक ऐसे बहरान का शिकार किया है जिस शख्स की कोई अहलियत नहीं थी। अब तो खुल गया ना, आज ये आ गया ना आपके पास नोटिफिकेशन, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी वगैरह 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 सब जीरो हो गए। चौधरी परवेज इलाही को प्रेसिडेंट बना दिया गया है, अब वो उनके बॉस हैं। ये सारे के सारे इस्लाम क्या करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू आपके सदर हो गया है। ये एक बहुत बड़ा काम हो गया है, और अब तब्दीली आ गई है, और अब आप संभाले। ये हमने नहीं कह रहे, हमने चौधरी परवेज इलाही को नहीं कहा है कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, ये इमरान खान ने कहा था, और इमरान खान ने उन्हें अपनी तंजीम का सदर बना दिया बतौर चेयरमैन। उनकी अपनी जो हैसियत हो, सो सीनियर नायब सदर जो है जो भी है। अच्छा, आपने भी कहा कि ये डरपोक वाली बात के बेनकाब हो रहे हैं, ये जानबूझकर जो अहम केसेस हैं, तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग, मुबैना बेटी वाला, ये दीगर जो मामलात हैं, इन केसेस में जानबूझकर पेशी नहीं हो रही। दीगर केसेस जो फौजदारी मुकदमात हैं वहां फिर भी पेश हो गए। ये जानबूझकर जिन केसेस में नाअहली का खतरा है या कन्विक्शन का खतरा है, ये उनसे बचने की कोशिश है, क्या है ये मामला? किसी एक केस में इनमें से यानी कौन नहीं जानता है? ये जो आप किसी से भी सवाल करेंगे, बच्ची जो है टेराइन, ये कौन है? आपको गली में जाता बच्चा भी बता देगा कि इमरान खान की बेटी है। वो खुद इमरान खान के बेटों के साथ, उनकी साहबका बीवी के साथ रह रही है जी। अब वो ऑन ही नहीं कर रहे। जब वो ऑन जाएंगे तो आपका एक फार्म होता है जिस पर मियां नवाज शरीफ को आपने नाअहल करार दिया था इस अदालत उज़्मा ने, और बड़े हमारे चारों तरफ से कैमरे लगाकर के जो है वो सुपरवाइजिंग जज भी, इंतहाई काबिल एहतराम सुपरवाइजिंग जज भी इस केस को देख रहे थे, और कहा कि एक निकला है एक ऐसा कंसील ऑफ फैक्ट का कि इन्होंने ये नहीं बताया कि मैं फलां कंपनी में मुलाजिम हूँ और ये इसमें से 10,000 मुझे रियाल तनख्वाह मिलनी है, ये आपने ज़ाहिर नहीं किया था। उन्होंने कहा मैंने कभी पैसे लिए ही नहीं है, तो उन्हें ले नहीं ले, लेकिन आपने ये खत ज़ाहिर नहीं किया था, आप नाअहल हो गए। अब ये बात कंसील ऑफ फैक्ट तो ये है कि आपने बेटी को ज़ाहिर नहीं किया। जब ये जाएगा मामला, और एक कोर्ट का फैसला मौजूद है, अमेरिकी कोर्ट का फैसला मौजूद है कि ये बच्ची बायोलॉजिकली आपकी बेटी है, तो अब आप क्या करेंगे? कहाँ कौन सा फरार का रास्ता अख्तियार करेंगे? तो इनको साबित करना पड़ेगा। दूसरा, हमारे भाई बैठे हुए हैं राना अबरार खालिद, उनके पास तो पूरे, वो तो कहते हैं कि अभी मेरे एक सवाल का जवाब भी नहीं मिला है, अभी आप उनसे बात करेंगे। मैं करूं, लेकिन ये कि ये आप ये कह रहे हैं कि
तहम्मुल की स्ट्रेटेजी सही है हुकूमत की जाने से, जो पहला सवाल था? मेरा ख्याल है कि उन्होंने ज़्यादा वो नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अपने आमार के नतीजे में जो गड्ढे इन्होंने खुद खोदे हुए पहले उन गड्ढों में गिर जाए, फिर हम देखेंगे, देखता जाए। हम खुद इनिशिएट न करें, ये सही है, दुरुस्त है इसका मतलब। एक ब्रेक ले लेते हैं राना अबरार साहब, फिर आपकी तरफ आपका मौक़िफ़ भी लेते हैं इस बारे में। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा नाज़रीन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। राना अबरार साहब, ये जो तोशा खाना केस में इमरान खान साहब मुसलसल एक राह फरार अख्तियार कर रहे हैं, कभी मेडिकल ग्राउंड्स, कभी सिक्योरिटी थ्रेट्स, कैसे देखते हैं आप इनको, इन तमाम हरबों को? और आपको लगता है ये वाकई में खौफ है कोई, या हकीकी तौर पर मसाइल हैं ये सारे? राना अबरार साहब। सैफान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारे सीनियर मोस्ट नज़ीर लिगारी साहब का, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही हैं। मैं आज एक बार फिर आपके प्रोग्राम में कहता हूं, मैंने पहले भी ये बात की थी कि अगर इमरान खान को सज़ा होगी, कन्विक्ट होंगे, तो वो तोशा खाना के केस में ही होंगे। और उनको अच्छी तरह पता है, लोग ना तो पुलिस से घबराते हैं, ना ही अदालतों से डरते हैं, ना केसेस से डरते हैं। लोग डरते हैं तो अपने करतूतों से डरते हैं। इमरान खान को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कौन कौन से जुर्म सरजद हुए हैं उनसे तोशा खाना के मामले में, और उनको पता है इसमें गुलू खलासी नहीं हो सकती। इसमें वाहिद रियायत या वाहिद बेनिफिट ये है कि डिले होता जाए और पहले इलेक्शन हो जाए। इमरान खान इलेक्शन लड़ ले, उनकी जमात इलेक्शन लड़ ले, उसके बाद तोशा खाना का वो चाहते हैं जो भी फैसला होना है हो जाए, ताकि उनकी पॉलिटिकल साख कायम रहे और वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर एक मर्तबा फिर वोट ले ले। आज अगर आप किसी कानूनदान को बुलाते, उनको मदऊ करते, तो उनमें कुछ सवालात भी कर लेता, क्योंकि बहुत सारे सवालात आज की जो हेयरिंग हुई है एडिशनल सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उस पर काफ़ी सारे सवालात हैं। क्या मेरा सवाल एक तो ये है कि इस्लामाबाद कोई भी हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के ट्रायल में मदाखलत कर सकती है या डिक्टेट कर सकती है? ये 7 जनवरी से एडिशनल सेशन कोर्ट इस्लामाबाद उसको इमरान खान मुल्जिम को बुला रही है। ये आप ज़हन में रखिएगा कि ही इज अक्यूज इमरान खान को बुला रही है। 2 महीने हो गए हैं और वो आए बायशाएँ कर रहा है। पहले तो वकील वकालतनामा पेश नहीं कर सके थे, बड़ी मुश्किल से वकालतनामे के ऊपर साइन हुए, वो उन्होंने पेश किया तो अदालत ने ड्यू बेनिफिट बहुत सारे दिए हैं। चलो मैं अनड्यू की बात नहीं करता, ड्यू बेनिफिट ऐसे दिए हैं कि 20,000 रुपए के मचलके जमा करा दें, हम ये तारीख मुकर्रर कर लेते हैं, फर्ज जुर्म की हम ये कर लेते हैं। सारी इमरान खान के वकीलों की बातें मानी है एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने, उसके बावजूद वो पेश नहीं हुए। फिर आखिरकार क्या करती इस्लामाबाद की कोर्ट, वो जज साहब क्या करते? उन्होंने अनबेलेबल वारंट जारी किए, मगर वो आज मनसूख कर दिए गए और ट्रायल की डेट हाई कोर्ट मुकर्रर करे। मेरी दानिश में ऐसा नहीं है, मैंने आज तक नहीं सुना, लेकिन ये हमारे कानूनदानों के लिए सवाल है, हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते हम। मैं एक और बात करना चाहता हूँ आज आपके प्रोग्राम में, ये मुझे मुतालबा है सिविल सोसाइटी का। राना साहब, एक बात आप इंपॉर्टेंट बताएं, क्योंकि कल वो कहते हैं रैली निकालेंगे, तहरीक इंसाफ कह रही है इंतखाबी मुहिम का आगाज होने जा रहा है, जिसके अंदर वो गाड़ी बैठ के शिरकत करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने जो रैली के बारे में कहा है, हमारे पास अगर तैयार है हम सुना सकते हैं। फवाद चौधरी साहब ने जो कल कहा है कि क्या, लेट्स हियर दिस, के फिर आपसे पूछते हैं राना अबरार साहब कि एक तरफ तो तहरीक इंसाफ रैली मोड में जा रही है, क्या कहा है उन्होंने? लेट्स हियर दिस। इसी तरीके से ये यहाँ पे इस वक्त जबर का दौर है। मैं समझता हूँ कि इन्हें ऑफिशियली अब पाकिस्तान को बर्मा या नॉर्थ कोरिया डिक्लेयर कर देना चाहिए। कल इंशाल्लाह हम जो रैली निकाल रहे हैं वो आइन और अदालतों से यकजहती के लिए है। हज़ारों लाखों लोग उसमें शरीक होंगे और बताएंगे कि हम अपनी अदालतों के साथ खड़े हैं, हम आइन के साथ खड़े हैं। जी राना अबरार साहब। जी बिल्कुल, मैंने बात सुनी है। उन्होंने एक लफ्ज़ जबर का भी बोला है। मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले जाना चाहता हूं कि जब पीटीआई की हुकूमत थी, और क्या हम कैमरे के सामने लाइव या रिकॉर्डेड प्रोग्राम में ऐसी बात कर सकते थे?
उस वक्त क्या माहौल था, किस तरह की सेंसरशिप थी। नज़ीर लिगारी साहब बैठे हैं, उनको अच्छी तरह से याद होगा कि किस तरह प्रोग्राम बंद होते रहे, किस तरह एंकर मिसिंग पर्सन बना दिए गए, सहाफ़ी जर्नलिस्ट रिपोर्टर मिसिंग पर्सन बना दिए, खौफ का आलम था। आज वो जबर तो नहीं है जो पीटीआई की हुकूमत में था। और सरेआम कह रहे हैं कि जी इमरान खान इलेक्शन कैंपेन का आगाज करेंगे। इलेक्शन कैंपेन में उनको लाइफ थ्रेट नहीं है, किसी दहशतगर्दी का खतरा नहीं है। उस वक्त कातिल सो जाते हैं और जब किसी कोर्ट में पेशी होती है, उस वक्त इमरान खान ने पेश होना होता तो उस वक्त कातिल जाग जाते हैं। हमें ये समझ नहीं आता। एक और मैं बात करने लगा था, वो ज़रूरी है कि सिविल सोसाइटी का बहुत सारे लोगों का ये मुतालबा है कि वफाकी वजीर दाखिला को बाख्तियार बनाया जाए। ये हुकूमत वफाकी वजीर दाखिला को अख्तियार दे और आईजी इस्लामाबाद को भी अख्तियार दे। बेअख्तियार ओहदे नहीं चाहिए कि एक तरफ आईजी इस्लामाबाद कहता है कल के गुज़श्ता रोज़ कि हमारे ऊपर ओब्लिगेटरी है, हम मुल्ज़िम इमरान खान को गिरफ्तार करके रहेंगे। लेकिन जिस तरह आपने देखा होगा लाइव टीवी चैनल पर आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद के एक एसपी साहब जाते हैं, इससे तो अच्छा तरीका पोस्टमैन अख्तियार करता है। मुझे 4-5 दिन पहले की बात है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बाजरिया कोरियर एक लेटर आया, मैंने कुछ सवालात भेजे थे आरटीआई के तहत, तो लेटर आया तो वो मैं उस वक्त सो रहा था, सुबह का टाइम था, मेरी वालदा ने दरवाजा खोला और बताया कि मैं वालदा हूं। तो उन्होंने कहा नहीं राना अबरार आएंगे तो हम ये लेटर देंगे उनको, वरना नहीं देंगे। फिर मैं जागा और गया, मैंने अपना CNIC लिखवाया और उन्होंने मेरा लेटर हवाला किया। मतलब है कि वो जो कोरियर पर्सन था उसको भी एक तरीकाकार का पता है। एसपी साहब गए जो कि नॉन रेजिडेंट है उस घर का, और वो सेनेटर साहब एक आर्डर लिख रहे हैं इमरान खान इज नॉट अवेलेबल। मतलब इसमें तो फिर कोई भी, ये तो सबक पढ़ा रहे हैं ना इमरान खान कि कोई भी मुल्ज़िम जब उनको पुलिस या कोई और कानून नाफिज करने वाला इदारा गिरफ्तार करने जाएगा तो मुल्ज़िम लिख देगा या उसका कोई मुलाजिम लिख देगा कि मुल्ज़िम एक्यूज इज नॉट अवेलेबल, आप जाओ, यू शुड गो बैक। मतलब है कि आर्डर, मैंने पूछा राना सनाउल्लाह साहब से तो उनके पास जवाब नहीं था। मैंने कहा कि एसपी साहब सेनेटर शिबली फराज या इमरान खान के मातहत हैं या वफाकी वजीर दाखिला के मातहत हैं, और ये हकीकत है कि अख्तियार छीन लिए गए हैं वजीर दाखिला से। अगर आप वजारत दाखिला देते हैं तो साथ अख्तियार भी दे। हुकूमत कह रही है राना अबरार साहब, आपने सुना कि ख्वाजा आसिफ साहब का हमने बयान सुनाया, उन्होंने कहा तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं हम लोग, चाह रहे जुडिशल प्रोसेस से बड़े। वजीर दाखिला से भी जब पूछ रहे हैं लोग मीडिया वाले तो वो कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि अदालती प्रोसीजर से ये मफरूर करार दिए जाए, अगर नहीं आते फिर गिरफ्तारी अमल में आए। तो ये हुकूमत कह रही है कि हम स्लो अप्रोच के साथ चल रहे हैं, हम नहीं चाह रहे गिरफ्तारी हो आगे। तहम्मुल का मुजाहरा करने का मतलब ये नहीं है कि हुकूमत कानून की खिलाफ वर्जी शुरू कर दे, अदालतों की तौहीन करना शुरू कर दे हुकूमत। यकीन करें कि ये जो अनबेलेबल वारंट के ऊपर तहरीर लिखवा कर आए हैं ना एसपी साहब, ये अदालत की तौहीन की है, इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। आज होना तो ये चाहिए था कि अदालत इनको चार्जशीट करती कि आप करके क्या आए हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, जरा इसका जवाब दें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि लग रहा है कि लाडला है और एक बहुत बड़े लेवल की अरेंजमेंट चल रही है। और मैं आपको सीधी बात बता दूं, अगर ये हुकूमत तहम्मुल का जो सो कॉल तहम्मुल कह रहे हैं ना हमारे वजीर दिफा साहब, मैं आपको अंदर की खबर बता देता हूं, मैं भी जर्नलिस्ट हूं, कोई आलू प्याज नहीं बेचता, कि IMF की किस्त नहीं मिलेगी। अगर इमरान खान गिरफ्तार हो गया तो IMF का जो रिव्यू था, जो अभी फाइनल होने की सिर तोड़ कोशिशें हो रही हैं, डार साहब कर रहे हैं, नाक से लकीरें निकाल रहे हैं, तरले मिनते कर रहे हैं, वो बिल्कुल ना हो जाएगी और IMF की किस्त नहीं मिलेगी। इस वजह से इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट ने इसको लाडला बनाया हुआ है और श्योरिटी दी हुई है कि हम आपका बाल तक बेकार नहीं होने देंगे। और मौजूदा हुकूमत डिफॉल्ट की वजह से मजबूर है कि अगर इसको गिरफ्तार करते हैं तो इंटरनेशनल मालियाती इदारे एकदम आंखें फेर लेंगे और कुछ भी नहीं लगाई साहब का तबसरा भी हम शामिल करें। ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं लगाई साहब, क्या आप भी लाडला मुसलसल आप कहते हैं इमरान खान साहब को, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जिस तरह कह रहे हैं कि IMF की शर्त या IMF की ट्रांच रुकी हुई है इस वजह से, आप समझते हैं ये बात दुरुस्त है? आपका तज्जिया क्या कहता है? इसी जगह पर, इसी कुर्सी पर बैठकर आपके रूबरू मैंने ये कहा है पहले कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की ओनरशिप में ये नौजवान चल रहा है, बुजुर्ग नौजवान, बूढ़ा नौजवान जो है, ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के एजेंडे के मुताबिक काम कर रहा है। उसका एजेंडा क्या है ये खुद जाहिर कर चुके हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। जनाब इमरान खान ने ये बात खुद कही थी क्या
क्या चाहती है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट? ये मैं रिपीट कर रहा हूं उनकी बात को। उन्होंने कहा वो फौज का, हमारे मिलिट्री का दिफाई इदारे का खात्मा चाहती है, हमारे सिक्योरिटी इदारे के जो हमारे चीफ स्पाई इदारा है उसका खात्मा चाहती है, और पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं 3 हिस्सों में। ये कह चुके हैं, इमरान खान कह चुके हैं, और इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये मेरा चार्ज है, वो एजेंडा ये है, और इसके तहत आप चलें, ये अदालतें चलें, ये एस्टेब्लिशमेंट चले, ये हुकूमत चले, जिसने भी चलना हो चलो। अल्टीमेटली आपको कहेंगे जनाब ये रखिए, ये माचिस की तीलियां हमारे हवाले करें, आप अपने एटम बम हमारे हवाले करें, आप अपने असासे हमारे हवाले करें, ये होगा। और इमरान खान इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं, इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जो एजेंडा इनको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से मिला है, जिनसे ये कह रहे थे कि हम नौकर तो नहीं है। अब मालूम हुआ कि हुकूमती तहम्मुल की वजह यह है आपके नजदीक? मेरे नजदीक बहुत सी चीजें हैं। अच्छा। और ये हुकूमत खौफजदा है इस सूरत हाल से कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का, और पाकिस्तान में कौन किस तरह से ये कैसे हो सकता है कि बंदा साबिक आर्मी चीफ को, सिटिंग आर्मी चीफ को, उसकी हुब्बुल वतनी पर शक कर चुका हो। यार आप खुदा के वास्ते, एक आदमी लेफ्टिनेंट भर्ती हो, सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होता है, लेफ्टिनेंट बनता है, फिर उसके बाद कैप्टन बनता है, मेजर बनता है, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, और लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पहुंचता है तो पता ही नहीं चलता मुहब्बे वतन था कि नहीं था। इसको पता चल जाता है कि मुहब्बे वतन है कि नहीं है। और 6 जो टॉप की लीडरशिप है उसमें से कहते हैं कि जी इसमें से ऐसा ना हो कि कोई गैर मुहब्बे वतन आ जाए। भाई इसको कैसे पता था? ये क्या कहना चाहते थे? असल मसला ये था कि इनका वार जो था वो हमारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट था, हमारे, और एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जी एस्टेब्लिशमेंट हमें ही कह रहे हैं, तो आप कह रहे होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ ये सारा कुछ है, और जो कुछ भी हो रहा है वो इसकी सहूलतकारी के लिए हो रहा है। जहां जहां से जो लोग तो वो अपना गेट नंबर 4 की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे, वो पीठ देकर इमरान खान के साथ करें। यार खुदा के वास्ते, ये दुनिया में कभी ऐसा हुआ है? ये ऐसा हुआ है कि चौधरी परवेज इलाही और शेख रशीद जैसे लोग जो हैं वो इमरान खान की खातिर जनरलों को तड़ियां देना शुरू कर दें और हुकूमतों को तड़ियां देना शुरू कर दें। ये लोग तो बेचारे ऐसे हैं कि कोई जाकर इनको उठा कर ले आए, तो इनके पीछे कोई है भाई, मान लेना कोई है पीछे। एक ब्रेक ले लेते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कुछ और अहम सवालात, इमरान खान साहब ना केस, फरागोगी और उस्मान बुज़दार की मुबैना करप्शन की कहानियां, इस हवाले से एंटी करप्शन में क्या अपडेट्स हैं, ये भी आपके सामने प्रोग्राम में शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। आलमी इस्टेब्लिशमेंट, एजेंडा, इमरान खान साहब के तोशाखाना केस और उनमें उनके वारंट की मअतली 13 मार्च को अब सेशन कोर्ट में जो उनकी पेशी होनी है, मुतवक्का अगर वो पेश होते हैं तो ये तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू हो रही है। करप्शन के हवाले से फरागोगी और उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ जो करप्शन की तहक़ीक़ात हैं, उसमें उस्मान बुज़दार और जो तहक़ीक़ात हो रही है उसमें स्पेसिफिकली खबर यह है कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिकॉर्ड से प्लॉट्स की फाइल्स गायब होने का इंकशाफ हुआ है। उस्मान बुज़दार और फरागोगी ने जो मुबैना तौर पे पोश इलाकों में करोड़ों रुपए के प्लॉट्स खरीदे, उन प्लॉट्स पे कितने के प्लॉट्स खरीदे, इस बारे में दीगर तफसीलात का रिकॉर्ड गायब हो गया है। एंटी करप्शन ने LDA से 2 अरब रुपए मालियत से मुतालिक मामले की फाइल्स गायब होने पर जवाब तलब कर लिया है। 150 प्लॉट्स की फाइल्स LDA के रिकॉर्ड से गायब हुई हैं। एक ही शख्स के नाम पर 100 फाइल्स पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए मुंतकिल करवाई गई हैं। महकमा एंटी करप्शन ने डायरेक्टर जौहर टाउन और डायरेक्टर हाउसिंग मौजम रशीद को कल तलब कर लिया है। मैं उस पर आप कुछ कहना चाह रहे थे राना अबरार साहब, ये मुझे बताएं कि राना साहब ये आपने अभी IMF की किस्त और इमरान खान साहब के केसेस का तस्करा किया, तो कब तक ये बच सकते हैं इन केसेस से? 13 मार्च को अब है मामला, इसके आगे और रिलीफ मुमकिन है? 7 जनवरी से चल रहा है मामला, क्या अब आगे और बढ़ सकता है या अब आपको लगता है ये इतना इसको डिले नहीं कर सकते? जी, मेरी एक अहम हुकूमती शख्सियत से बात हुई जी, कल की बात है, तो कान में सरगोशी में बात हुई। मैंने कहा क्या वजह बताएं कि क्यों इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही, तो उस अहम शख्सियत ने मुझे कहा कि डार साहब से बात करें आप। अच्छा, तो वो बड़ा मुस्कुरा रहे थे कि डार साहब से बात करें। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि IMF का प्रोग्राम
मुतासर हो सकता है इमरान खान की गिरफ्तारी की वजह से, इस वजह से हुकूमत हिचकिचा रही है। लेकिन मैं दूसरी बात भी करना चाहता हूँ, जिसकी जो आप थोड़ा सा शायद रह गई है, ये तो आज 7 तारीख को इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन कोर्ट ने बुलाया हुआ था, परसों 9 तारीख को 9 मार्च को नैब ने बुलाया हुआ है जनाब इमरान खान को और उनकी बेगम साहिबा बुशरा बेगम को और दीगर लोगों को भी बुलाया हुआ है। तो ये भी ज़रा हमें ज़ेर बहस लाना चाहिए था कि क्या इमरान खान नैब रावलपिंडी के ऑफिस में पेश होंगे कि नहीं होंगे। अगर वो नहीं पेश होंगे तो फिर नैब को गिरफ्तार करना पड़ेगा उनको, जो उन्होंने कालअप नोटिस भेजा हुआ है। तो फिर क्या फिर यही होगा कि फिर मुदाखलत करेंगी अदालतें, नैब को भी रोक देंगी। मतलब देखें, इस मुल्क का सिस्टम चलना है कि नहीं चलना है, अदालतें चलनी है कि नहीं चलनी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने काम करना है कि नहीं करना है, या एक शख्स ने पूरे मुल्क को पैरालाइज बनाकर रखा हुआ है। मतलब क्या, चलो वो तो एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, क्या हम इनके गुलाम हैं, क्या हमारी अदालतें इनकी गुलाम है कि ये हमें बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसमें साफ ज़ाहिर है कि पावर असर्ट करनी पड़ेगी, रियासत को अपनी रेट कायम करनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि दीगर मुखालफिन पे नरमी बरती है नैब ने, और अब उनकी खुद तलबी है नैब में 9 तारीख को, तो उनको पेश होना चाहिए। अगर बज़ाहिर वो दूसरों पे तनकीद करते रहे कि नैब कैसे से फरार अख्तियार करते हैं, तो अब तो उनका अपना इम्तिहान है राणा साहब। तो बिल्कुल उनका अपना इम्तिहान है। ये भगोड़े वाली बात पीटीआई के वर्करों को मैं कहता हूँ रहने दें। अगर जिस तरह ये अनबेलेबल वारंट थे, अगर कोई सही माने एक एसपी को भेजा जाए, या मुझसे पूछ लें कि कौन से एसपी को भेजना है, तो ये पहले ही इंटरनेशनल फ्लाइट से उड़ चुके होते, बाहर चले जाते। ये तो फिक्स मैच चल रहा है, उनको पता है कि पुलिस सिर्फ आई वाश के लिए आती है और कुछ करने नहीं आ रही, तभी ये बैठे हुए हैं। जिस दिन कानून हरकत में आया सही मानों में, अगर ये मामला आईएमएफ के प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, तो आईएमएफ की जब तक हम गिरफ्तार नहीं कर सकते या हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर सकती, या आईएमएफ के प्रोग्राम में जब तक हम हैं जून 23 तक गालिबन, तो जब तक हम नहीं गिरफ्तार कर सकते, क्या अगर ये इस चीज से जुड़ा हुआ है तो सिर्फ ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है, ट्रांस से जुड़ा हुआ है, किसी से जुड़ा हुआ है ये मामला? मौजूदा हुकूमत, फेडरल हुकूमत की पहली तरजीह तो यही है कि ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किसी तरीके से हो जाए। अच्छा। उस वक्त तक गिरफ्तार ना किया जाए, और अगर कोई नया प्रेशर ना आया तो फिर हुकूमत गिरफ्तार करने की तरफ जाएगी। लेकिन फिर एक इंडिकेशन आ गई कि खबरदार ये गिरफ्तार नहीं करना, तो हो सकता है कि हुकूमत रुक जाए। तो ये तो चल रहा है। और दूसरी जो आपने सवालात उठाए थे, एक मैं आपको ये भी बता दूं कि फर्रा गोगी साहिबा की फाइलें गुम नहीं हुई हैं एंटी करप्शन पंजाब में, बल्कि वो संदूक जो था रुझान से बरामद किया गया था एक घर से, जिसमें मोहतरमा डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा और उनके वालिद का कच्चा चट्टा मौजूद था। एंटी करप्शन पंजाब के जो गोदाम है या रिकॉर्ड रूम है, वो संदूक भी फाइलों समेत, रिकॉर्ड समेत गायब हो चुकी है। वो अगर भी प्रोग्राम करेंगे तो उसकी तफसील मैं बाद में बताऊंगा आपको। सही। और मैं आपको नाज़रीन ये बताते हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने क्या कहा है कि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने और उससे पाकिस्तान को नुकसान जो पहुंचा, आसिफ जरदारी साहब ने जो कहा है, उनका बयान जरा सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा है, आज स्टेटमेंट दिया। लेट्स हियर दिस। मैं शुगर केन की कीमत नहीं बढ़ाऊं तो लगेगा नहीं, और अब आपके पास डॉलर है ही नहीं। ये जो पागल खान है, इसने ऐसा खाना ख़राब किया पाकिस्तान का, इकॉनमी का, ऐसी दलदल में हमें फंसा गया है कि बड़ी मुश्किल से हम पार लगेंगे। इंशाल्लाह लगेंगे। ये नहीं है कि कोई ऐसा काम है जो पाकिस्तानी ना कर सकें। पाकिस्तानी एक बहुत समझे कि मुहज़्ज़ब कौम है, हम लोग में जज्बा है, अकल है काम करने की। नज़ीर लगाई साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा, क्योंकि ये एक तो उन्होंने कहा कि हम दलदल में फंसा के इमरान खान साहब गए, इस पर हमने बड़ी बात भी की है, किस तरह अभी भी हम गुफ्तगू कर रहे थे। दूसरा, मुस्तकबिल के लाइमल के हवाले से कल उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अब वो पीपल्स पार्टी के निशान पर ही इंतखाबात लड़ेंगे। बहुत से लोगों ने उसको इस तरह रिपोर्ट किया जैसे पीडीएम के अंदर दरारें आ गई हैं। आपने इसको किस तरह इंटरप्रेट किया? एक तो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में नहीं है, और 1.5-2 साल पहले वो अलग हो चुकी है। यानी 2022 से भी पहले जी 2021 में ही वो अपना उससे अलहदगी अख्तियार कर चुकी है पीडीएम से। तो उसके बाद अब पोजीशन ये है कि पीपल्स पार्टी के पास और क्या होगा, वो किस निशान पर लड़ेगी। जाहिर है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, अपने ही निशान पर इलेक्शन लड़ेगी, और कौन से उस पर निशान पर लड़ेगी। क्या पीडीएम इंतखाबी ताज तो कभी भी नहीं था। वो एक जिद्दोजहद करने के लिए बनाया गया था, और उसमें भी दरारें पड़ गई थी, एएनपी छोड़ गई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ गई थी।
ये हुकूमत में जाकर इकट्ठे होने के बावजूद भी पीडीएम में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं हुई है। तो जब पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी तो जाहिर है अपनी पार्टी की हैसियत से लड़ेगी, एक अलग पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर लड़ेगी। इसका साफ मतलब यही है, इसके अलावा तो कोई और मतलब नहीं है। सही। और दूसरा, इंतखाबात को लेकर जो आगे आपको रास्ता मुमकिन नज़र आता है कि इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, एक बड़ा अहम सवाल है, इस वक्त ज़ेर बहस है। नहीं, मेरे ख्याल में इलेक्शन होंगे, होने चाहिए। और आसिफ जरदारी साहब ने कल से जो राब्ते शुरू किए हैं विहाड़ी में, लोधरा में और खानेवाल में, और यहाँ के जितने भी उनके कैंडिडेट्स थे और जितने उनके वर्कर्स थे और हार्डकोर लीडरशिप थी, उस सबको उन्होंने बुलाया और एक लिहाज से उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशनल काम शुरू कर दिया है। और इस तरह से मुल्तान डिवीज़न, डीजी खान डिवीज़न, बहावलपुर डिवीज़न, यहाँ इस तरफ को जाएंगे, फिर सरगोदा डिवीज़न और थल के इलाकों में वहाँ जाएंगे। ये सराइकी बेल्ट को कवर करेंगे अच्छी तरीके से और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे पंजाब की तरफ। तो नहीं, आप जो कह रहे हैं 30 अप्रैल को इंतखाबात, दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से वजीर ख़जाना ये कह चुके हैं कि हमारे पास बातनी और ज़ाहिरी ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं जो बता भी नहीं सकते हम आपको। फिर वजीर दाखिला ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि पहले मरदमशुमारी होनी है 30 मार्च तक, फिर हल्का बंदियाँ 4 महीने तक होनी है। तो ये इंतखाबात आपको लगता है ये 30 अप्रैल वाले होते हुए नजर आते हैं? मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, ये बातें सुप्रीम कोर्ट के पेश नज़र होनी चाहिए थी। अगर ये आईनी तकादा है कि जनरल इलेक्शन से पहले आपकी हल्का बंदी होगी और आपकी मरदमशुमारी होगी और आपकी इंतखाबी फहरिस्तें बनेंगी, अगर ये आईनी तकादा है तो इस आईनी तकादे को पूरा होना चाहिए। क्योंकि ये दरमियान में असम्बली को तोड़कर रास्ता ये निकाला गया है कि हम शॉर्टकट से निकल जाते हैं, तो शॉर्टकट से निकलने का रास्ता था नहीं और अदालत ने फैसला दे दिया, ठीक है जाएं जी इलेक्शन करवाएं। तो इलेक्शन करवाने की सूरत हाल तो ये है कि अब पीटीआई नहीं आ रही है, यानी अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि इमरान खान की पॉपुलरिटी जीटी रोड के कुछ इलाकों तक है जहां उनका वो जुलूस भी कामयाब नहीं हुआ था, इसके अलावा बाकी इलाकों में कहीं भी नहीं है। लोग अब तक रो रहे हैं, अब तक लोगों की आबादकारी का मसला इन्होंने फिर मुड़कर नहीं देखा है, वहां गए नहीं, लोगों के अश्क शो ही नहीं किए, लोगों के दुख में शरीक नहीं हुए, लोगों के घर बर्बाद हुए, लोगों के मवेशी मर गए, लोगों के बच्चे मर गए, लोग बाकायदा लोगों के जो है वो बह गए पानी के अंदर, सैलाब के अंदर बह गए। और लीडरशिप थी, वो लोग रहे वहां पर, दरमियान में रहे, लोगों के दरमियान बैठे रहे। जो लोग बैठे रहे उनको लोग देखेंगे या इनको देखेंगे जो वहां बाहर से बैठकर हाथ भी नहीं हिला रहे थे और जो सिर्फ लोगों के दुखों के ऊपर नमकपाशी कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, जलसे कर रहे थे, और वो भी अपने एजेंडे के लिए। और सब कुछ पिट चुका है, कोई चीज नहीं है। इलेक्शन में जाना चाहिए और इलेक्शन लड़ना चाहिए और ये साफ है कि इनको शिकस्त होगी। तो ये बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ इस हवाले से दिया। राना बराड़ साहब का बहुत शुक्रिया, आपने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ आज इस हवाले से दिया। ना केस तेज़ी से तो नहीं, बड़े तहामुल से हुकूमत की हिकमत अमली इस पर लेकर चल रही है मामला अदालतों की तरफ है। अदालतों के अंदर भी आज हमने देखा कि 13 मार्च की तारीख इमरान खान साहब को सेशन कोर्ट में पेश होने की दी गई है। लेट्स सी कि आगे मामला किस तरह बढ़ता है। फीडबैक दीजिएगा फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।